IAS 33 ये हम कर चुके हैं। अब इस तरह से होगा कि जो लोगों ने इसको रिवाइज करना है, मैं उसके आपको लेक्चर दे दूंगा, लेक्चर प्रोवाइड कर दूंगा, वो वहां से रिवाइज कर लेंगे। कोई मसला होगा तो डिस्कस भी हो जाएगा। 2 क्लासेस मैंने इसको, एक कम्प्रीहेंसिव क्लासेस देनी है, 2 या 3, जिसमें ये फिर से भी रिवाइज करवाऊंगा, बट एक दफा सबको ये आता होगा, फिर बड़ी बातें करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। IAS 21 आज हम शुरू करने जा रहे हैं, जो कि इंशाल्लाह इसी वीक में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको शुरू करवाना है IFRS 8। ये एक छोटा सा टॉपिक है, 1 हफ्ते का मैक्सिमम। उसके बाद मैं आपको करवाऊंगा IFRS S1। ये एक थ्योरेटिकल सा टॉपिक है, यानी ये बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन अजीब सा जरूर है, सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड है चीजें। उसके बाद यहां पर आपको एक और टॉपिक भी हो सकता है पहले ही हो जाए, अगर नहीं होगा तो वो देख लेंगे, IFRS 9। 1 2 3 4 और 5, पीछे रह जाएगा 2 टॉपिक, एक लीज IFRS 16 और एक IAS 38। हाँ, एक छोटा सा टॉपिक है IFRIC 1। ये चैप्टर नंबर 1 का कुछ हिस्सा है, पूरा चैप्टर नहीं है। IFRIC 1 ये भी मैंने आपके साथ डिस्कस करना। अगर हम बहुत रिलैक्स होकर चलते हैं, इंतहाई रिलैक्स होकर, फिर भी फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई हमारे ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए, यानी तसल्ली से अगर चलते। और अगर हम थोड़ा सा स्पीड में चले जाएंगे, थोड़ा जल्दी हो जाएगा, स्पीड लगाने की हमें जरूरत नहीं, इसको दोबारा भी हम पढ़ लेंगे, तो 20 25 या 31 जुलाई तक ये 2 दफा हमारे टॉपिक्स हो जाएंगे। आपने किसी भी चीज को दिमाग में सवार करके नहीं, सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से लें। तो आज हम स्टार्ट करने लगे हैं IAS 21। IAS 21 है किस चीज से रिलेटेड? फॉरेन करेंसी से रिलेटेड। फॉरेन करेंसी में जो ट्रांजैक्शंस होती हैं, उसमें जो हमने अकाउंटिंग करनी है, उसको ये IAS 21 हमें डील करेगा। कोई भी स्टैंडर्ड है, ये आपको डिटेल बताता है कि इस स्टैंडर्ड में कल को अगर हमें कोई प्रैक्टिकल लाइफ में कोई इश्यू आता है, तो अगर कोई आपको फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन के अंदर, फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन के अंदर कोई प्रॉब्लम आता है, तो आप चले जाए IAS 21 पढ़ के देख लेना, वहां पर कहीं ना कहीं आपको गाइड बताइए। अब अगर आप पूछोगे सर इसमें क्या प्रॉब्लम होती है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि हमने एक्सचेंज रेट कौन सा इस्तेमाल करना, हमने एक्सचेंज रेट कौन सा इस्तेमाल करना। अब एक्सचेंज रेट में प्रॉब्लम क्या होता है, एक्सचेंज रेट हर दिन चेंज होता रहता है, तो हमने कौन सा एक्सचेंज रेट लेना है, ये हमें IAS 21 सिखाएगा कि भाई आपने इस दिन का एक्सचेंज रेट लेना है इस टाइप की ट्रांजैक्शन के। फिर दूसरे नंबर पर हम देखेंगे कि एक्सचेंज रेट में जो डिफरेंस आएगा उसका क्या करना है, डिफरेंस इन एक्सचेंज रेट, क्या उसको SOPL में लिखना है, क्या उसको OCI में लिखना है, क्या उसको कहीं और रिकॉर्ड करना है, क्या करेंगे एक्सचेंज रेट का, तो ये हमें IAS 21 सिखाएगा। तो IAS 21 कहता है सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूं ना कि आपकी जो करेंसी है वो कितनी टाइप की होती है, जो कि MCQs में कई दफा सवाल आ गया। तो IAS 21 3 टाइप की करेंसी के बारे में बात करता है, क्लासिफिकेशन या टाइप्स ऑफ करेंसी, क्लासिफिकेशन या टाइप्स ऑफ करेंसी। सबसे पहले आपको करेंसी के बारे में बताता है कि जनाब एक होती है प्रेजेंटेशन करेंसी या रिपोर्टिंग करेंसी। क्या होती है? प्रेजेंटेशन करेंसी या रिपोर्टिंग करेंसी। प्रेजेंटेशन करेंसी या रिपोर्टिंग करेंसी।
प्रेजेंटेशन करेंसी ऐसी करेंसी को कहते हैं जिसमें आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो, ऐसी करेंसी जिसकी बेस पर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो। प्रेजेंटेशन करेंसी के बारे में आपने 4 बातें दिमाग में याद रखनी। पहली बात, ऐसी करेंसी जिसके ऊपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है, ऐसी करेंसी जिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है। नंबर 2, ये कोई भी करेंसी हो सकती है। अब ये कोई से क्या मुराद है? हो सकता है आप पाकिस्तान में बैठे हो, ये रुपीज हो सकता है, डॉलर हो सकता है, दिनार हो सकता है, यूरो हो सकता है, कोई भी करेंसी हो सकती है। नंबर 3, क्या प्रेजेंटेशन करेंसी एक से ज्यादा हो सकती है या नहीं? तो आंसर इज यस। आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट डॉलर में भी बना सकते हो, रुपीज में भी बना सकते हो। आपको कि सर ये कैसे हो सकता है? मिसाल के तौर पर आपने किसी यूके की कंपनी के साथ कोई डील कर रहे हो, वो कहते हैं यार आपने मुझे फाइनेंशियल तो दिखाओ, मुझे अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो दिखाओ। हमने रुपीज फॉर्म में भेज दी, वो कहते हैं यार मुझे नहीं समझ लगती क्या ये क्या तरीकाकार है, आप इसको डॉलर पाउंड्स में कन्वर्ट करके दो तब मुझे समझ लगेगी। हमने उसको सारी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पाउंड्स में कन्वर्ट करके उसको दे दिया, प्रेजेंट कर दिया, रिपोर्ट कर दिया। फिर सऊदी अरब वाले से हमने डील करनी थी, उसने कहा जी मुझे तो सऊदी रियाल में चाहिए, हमने उसको सऊदी रियाल में कन्वर्ट करके दे दिया। यूएसए में ट्रंप ने कहा कि मुझे आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहिए, आपने उसको डॉलर में बनाकर दे दी। मतलब जिसको जिस फॉर्म में चाहिए आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी भी करेंसी में कर सकते। तो ये जो प्रेजेंटेशन करेंसी है ये मोर देन 1 करेंसी हो सकती है। फिर आपने कहा कि अच्छा जनाब और क्या, एक हमने आगे अभी पढ़ना है, एक होती है फंक्शनल करेंसी। क्या होती है? सबसे ज्यादा पेपर में सवाल आया हुआ है फंक्शनल करेंसी के बारे, सबसे ज्यादा वो फंक्शनल करेंसी की चीजें हमसे पूछ लेता है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि आपकी प्रेजेंटेशन करेंसी और फंक्शनल करेंसी सेम हो? तो आंसर इज यस, बट नॉट 100%। ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता। तो जब भी क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाए प्रेजेंटेशन करेंसी के बारे में, तो प्रेजेंटेशन करेंसी के बारे में आपने सिर्फ 4 बातें याद रखनी है। ऐसी करेंसी जिसकी बेस के ऊपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है, ये एक से ज्यादा हो सकती है, ये कोई भी करेंसी हो सकती है, ये फंक्शनल करेंसी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। ठीक होगी बात? थोड़ा सा अगर आपको मैं स्टैंडर्ड की बातें रीड करवा दूं, द करेंसी इन विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रेजेंटेड, नंबर 1, an entity is permitted to present in financial statement in any currency. दूसरी बात, this reporting currency often same as functional but does not to be have any currency, an entity may more than 1 present currency। मतलब ये 4 बातें आपने याद रखनी है। प्रेजेंटेशन करेंसी के बारे में बात खत्म। उसके बाद है फंक्शनल करेंसी, जिसके बारे में आपने 9 बातें याद रखें। इसलिए तो इसमें से सवाल आता है कई बार। फंक्शनल करेंसी की 9 बातें याद रखनी है आप। बाकी अगर फॉरेन करेंसी की बात करें, उसकी डेफिनेशन देखें, ऐसी करेंसी जो फंक्शनल करेंसी के अलावा हो। खत्म होगी डेफिनेशन। 2 करेंसीज हमने ढूंढनी है, प्रेजेंटेशन करेंसी, फंक्शनल करेंसी। फंक्शनल करेंसी के अलावा जो भी करेंसी होगी उसको हम क्या कह सकते हैं? फॉरेन करेंसी। अब फंक्शनल करेंसी की बातें करते हैं। इसको कहते हैं बेसिक या प्राइमरी कंडीशन, और एक है सेकेंडरी कंडीशन या अल्टरनेटिव। अगर आपको इन 4 तरीकों से किसी भी तरीके से पता चल जाता है, फंक्शनल करेंसी पहचान लेते हो तो ओके। अगर इन 4 तरीकों से नहीं पहचान सकते तो 5 अल्टरनेटिव और तरीके। पहले तो ये 4 सीखते हैं। सबसे पहले प्राइमरी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, अ करेंसी ऑफ द प्राइमरी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन विच एन एंटिटी ऑपरेट। इसको एलेबोरेट करते हैं, ये लिख लो, ये ना ये रखना कि आपको ये याद हो जाती है। द करेंसी ऑफ द
द करेंसी, लिखना शुरू करें, द करेंसी ऑफ द प्राइमरी इकोनॉमिक एनवायरमेंट in which an entity operate, the currency of the primary economic environment in which an entity operate. इसका मतलब कुछ बता सकता है? प्राइमरी इकोनॉमिक एनवायरमेंट, इनवाइस बनती है। प्राइमरी इकोनॉमिक एनवायरमेंट इन ऑपरेट्स का मतलब है कि हम किस तरह की जगह पे बैठे हैं जहां पर किस करेंसी में ज्यादा डीलिंग्स होती हैं। मतलब हमसे कोई दिहाड़ी लेने आता है तो हम किस करेंसी की फॉर्मेट में तो उसकी दिहाड़ी मैयर कर रहे हैं। एक लफ्ज होता है मैयर करना, एक होता है पैसे देना। मिसाल के तौर पर आपने एक जगह से एक वेबसाइट से देखा, वहां पर कीमत लिखी हुई थी $10, वो डॉलरों में कीमत बताते हैं। हम चाहे उसको रुपीज में भी देंगे, लेकिन वो किस फॉर्म में बता रहे हैं हमें? डॉलर की फॉर्म में। तो जिस फॉर्म में आपकी सेल, परचेज, लेबर की पेमेंट, फाइनेंसिंग, फाइनेंसिंग क्या मतलब है? आप किस करेंसी में बॉन्ड्स इशू करते हो, किस करेंसी में शेयर इशू करते हो, वो कौन सी कहलाएगी? कि आपका मेन प्राइमरी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है। अब ये सारी प्राइमरी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की आगे एक्सप्लेनेशन है। नंबर 1, ऐसी करेंसी जिसमें आप जनरल एंट्री पास करते हो। आपको पता ना, हम जनरल एंट्रीज लिखते हैं ऊपर रुपीज। जब हम जनरल एंट्रीज पास कर, जनरल एंट्रीज का फॉर्मेट बनाते हैं तो सबसे पहले क्या लिखते हैं? पर्टिकुलर, डेबिट, क्रेडिट और नीचे क्या लिख रहे होते हैं? तो यहां पर जो करेंसी लिखते हो वो आपकी फंक्शनल करेंसी होती है। एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, वो नहीं, वो ये हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जर्नल एंट्रीज, लेजर्स और इनवाइसिंग जिस करेंसी में होती हैं वो आपकी करेंसी फंक्शनल करेंसी कहलाती है। तो पहला शर्त क्या होगी जी? प्राइमरी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। दूसरा हो गया रिपोर्टिंग एंट्री रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन, जिसमें वो अपनी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की। दूसरी शर्त, तीसरी, वो कहता है इट आल्सो टिपिकली प्रिपेयर इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन फंक्शनल करेंसी बट प्रेजेंटेशन करेंसी में भी। ये तो वही पुरानी बात होगी कि फंक्शनल करेंसी सेम भी हो सकती है, अलग भी हो सकती है। द फंक्शनल करेंसी इज नॉट नेसेसरीली टू द करेंसी ऑफ द कंट्री इन विच एंटिटी ऑपरेट्स या बेस्ड। ये उसकी फीचर बताई हुई है, रिकॉग्निशन क्राइटेरिया नहीं बताया हुआ कि फंक्शनल करेंसी जरूरी नहीं है वही हो जिस मुल्क की बेस्ड करेंसी। जैसे हम पाकिस्तान में बैठे हैं तो फंक्शनल करेंसी रुपीज भी हो सकती है, रुपीज नहीं भी हो सकती है। जरूरी नहीं है कि जिस मुल्क में आप बैठे हो उस मुल्क की करेंसी आपकी फंक्शनल करेंसी, ये जरूरी। उसके लिए क्या जरूरी है? आपका अकाउंटेंट किस करेंसी में एंट्री पास कर रहा है, आप किस करेंसी की सूरत में सेलिंग प्राइस मेजर करते हो, लेबर मटेरियल की प्राइसिंग किस इन्वेंट्री में होती है। मिसाल के तौर पर आपका ज्यादातर ना ताल्लुक, ये पाकिस्तान में नहीं होता, मोस्टली बाहर होता है। अगर हम पाकिस्तान में बैठे हैं, पाकिस्तान में एक सऊदी अरब ने यहां पर एक अपनी कंपनी बना दी। अब सऊदी अरब वाला कहता है कि यार आए दिन हमने करेंसी चेंज करते रहते, आप ऐसा करें सब कुछ करें ही सऊदी रियाल में। अब वो किसी को बता रहे हैं ना, तो वो ये नहीं कह रहे कि यार आपकी जो दिहाड़ी है वो शायद अगले बंदे को 1000 रुपए ही कहेंगे, लेकिन अपनी बुक्स में लिखेंगे कि हम इसको इतने सऊदी रियाल दे रहे हैं। वो मटेरियल सऊदी अरब से मंगवा रहे हैं, वो तो इनवाइस हाई केस पे बंद करा रही होगी सऊदी रियाल में। इवन कि वो पाकिस्तानी से किसी से सप्लाई खरीदते हैं, वो कहते हैं यार ऐसा करना कि मुझे जो इनवाइस बनाकर देना वो रुपीज में ना बनाकर देना, क्योंकि हमने एंट्री पास करनी है। अब वो मैं रियाल में बना कर देना, चाहे हमसे रुपीज में ले लेना, वो सऊदी रियाल कन्वर्ट करके दे देंगे, लेकिन एंट्री किस में पास कर रहे हैं? सऊदी रियाल में। तो फंक्शनल करेंसी क्या हुई? सऊदी रियाल। अभी 4 चीजों में हमने जो फंक्शनल करेंसी के बारे में पढ़ा वो क्या पढ़ा? सबसे पहले क्या पढ़ा? प्राइमरी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जिसमें एंट्री ऑपरेट कर रही है, नंबर 1, जिसमें आपकी जनरल एंट्रीज ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो रही है, नंबर 2, फंक्शनल करेंसी भी हो सकती है और इसके अलावा भी, और ये भी हो सकता है कि जिस कंट्री के अंदर आप बैठे हो उसके इसके अलावा भी वो करेंसी हो सकती है। लेकिन 5 कंडीशन और लिखें। ये 5 कंडीशन है
ये आपको डिटेल गाइड करती हैं जिसको फंक्शनल करेंसी फाइंड करने में आपको हेल्प। लास्ट टाइम जो पेपर में सवाल आया था ना, पहला सवाल ही यही था, एमसीक्यूज। ये आते हैं एमसीक्यूज में ज्यादा, वरना 4-5 नंबर का सवाल आता है इस 21 से, छोटा सा टॉपिक। हाँ जी, द करेंसी दैट मे इन्फ्लुएंस सेल प्राइस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। कीमत चेंज होगी जी, कितनी चेंज होगी? 10 रुपए, 15 रुपए नहीं, $1 चेंज हुई है। $1 चेंज होने का मतलब है कि वो कीमतों की मेजरमेंट डॉलर में हो रही है। अगर जिस चीज आपके जो गुड्स है उनकी सेल प्राइस डॉलर फॉर्म में हो रही है तो उसे क्या बोलेंगे? फंक्शनल करेंसी। दूसरी देखें, द करेंसी ऑफ द कंट्री हुज कंपेटिटिव फोर्स एंड रेगुलेशन मेनली डिटरमाइन द सेल प्राइस ऑफ इट्स गुड्स एंड सर्विसेज। इसका मतलब क्या? कंपेटिटिव फोर्सेस का मतलब पता है आपको? कंपेटिटिव फोर्सेस, कंपेटिटिव फोर्सेस ऐसी फोर्सेस जो आपके बिजनेस को अफेक्ट करती हैं, जिसका अफेक्ट लेकर आप अपनी कीमतों का तयन करते हो। एग्जांपल देता हूं, आप एक कॉफी की शॉप है आपके पास, एक और जगह पर एक कॉफी शॉप है, उसकी कीमत कुछ इस तरह की होगी, तो आप उस कॉफी शॉप की कीमत को मद्देनजर रखकर अपनी प्राइस को डिटरमिन करोगे। फिर गवर्नमेंट की तरफ से कोई रेगुलेशन आ जाती है कि जनाब इसकी कीमतें इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो जिस एनवायरमेंट में आप बैठे हो, जो कंपेटिटिव फोर्सेस आपकी प्राइस या जिस कंपेटिटर के साथ आप अपनी प्राइसेस कंपेयर करते हो, वो आपकी फंक्शनल करेंसी होगी। जाहिर सी बात है, डॉलर फॉर्म में होगी तो डॉलर फॉर्म में करोगे, रुपीज फॉर्म में होगी तो। फिर उसके बाद देखिए, ऐसी करेंसी जिसमें लेबर, मटेरियल या अदर कॉस्ट बनाती है। द करेंसी इन विच फंड्स आर जनरेटेड, डेट या इक्विटी इशू। द करेंसी इन विच रिसीट्स फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटी को तो पता है ना, सेल परचेज। ऑपरेटिंग एक्टिविटी किसे कहते हैं? सेल परचेज को। अब दोबारा देखें, पहली बार अगर ये इसको मैंने हाईलाइट किया है ना, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट वही है और वो आपने लिखने भी है। सबसे पहले लिखें सेल प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। दूसरा आपने लिखना है कंपैरेटिव फोर्सेस एंड रेगुलेशन। तीसरी बात आपने लिखनी है प्राइसेस ऑफ लेबर, मटेरियल एंड अदर कॉस्ट। चौथी बात लिखनी है आपने इशूइंग ऑफ डेट एंड इक्विटी। पांचवी बात आपने लिखनी है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब जरा इसके साथ देखिए, बाकी तो क्या, द करेंसी दैट मेन इन्फ्लुएंस, द करेंसी दैट मेन इन्फ्लुएंस, वही बातें पिछली वही लिखी हुई है। मेन क्या है कि जिसमें आपकी सेल प्राइस, परचेज प्राइस, लेबर प्राइस, डेट इशू मतलब लोन किस करेंसी में लेते हैं, शेयर किस करेंसी में इशू करते हैं, वो सारी करेंसी कौन सी कहलाएंगी? आपकी फंक्शनल करेंसी। और जो फंक्शनल करेंसी नहीं है वो फिर फॉरेन करेंसी। मतलब जिस फॉर्म में हम एंट्री पास कर रहे हैं वो हमारी फंक्शनल करेंसी है। 9 बातें टोटल फंक्शनल करेंसी की, और ये 9 की 9 आपने ना रिवाइज करनी है अपने दिमाग में। जब भी वैसे ही रटा लगाने की जरूरत ही नहीं होगी आपको। एक तो प्राइमरी ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जनरल एंट्री के साइड में किस करेंसी में पास होती, और 2 बातें तो सिंपल है, उनको चाहे छोड़ भी दो, फंक्शनल करेंसी और ऑपरेटिंग प्रेजेंटेशन करेंसी बराबर हो सकती है, लेकिन ये जरूरी नहीं है। और जिस मुल्क में आप बैठे हो जरूरी नहीं है कि फंक्शनल करेंसी वही हो, ये तो बातें छोड़ दो ना। फिर सेल प्राइस, कंपैरेटिव फोर्सेस एंड रेगुलेशन किस करेंसी में आपकी इन्फ्लुएंस हो रही है, मटेरियल, लेबर, अदर कॉस्ट। उसके बाद डेट और इक्विटी के फॉर्मेट किस करेंसी में इशू होते हैं, एंड लास्ट वन है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, मतलब वही सेल परचेज किस करेंसी में होती है, दैट इज द। तो ये है हमारी 3 टाइप की करेंसी। एक हमारी है जी फंक्शनल करेंसी, पहली प्रेजेंटेशन करेंसी। प्रेजेंटेशन करेंसी के बारे में 4 बातें हैं जी। फिर फंक्शनल करेंसी, और फिर फॉरेन करेंसी। फॉरेन करेंसी तो ऐसी करेंसी को कहते हैं जो कि फंक्शनल करेंसी ना हो। ठीक है, अब हम आ जाते हैं एक इंतहाई इंपॉर्टेंट सीक्वेंस में जी। अगर डिफरेंट करेंसीज में ऑपरेट हो रही हो तो फिर
हाँ, अल्टीमेटली जो हमारा अकाउंटिंग हब है उसमें हम किस फॉर्म में एंट्रीज पास कर रहे हैं, उसमें तो हम डिफरेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ डिफरेंट करेंसी में कर सकते हैं, मोर देन वन करेंसी में कर सकते हैं। प्रेजेंट करेंसी क्या होती है, मोर देन वंस हो सकती है, लेकिन जब आप ट्रायल बैलेंस तक जाओगे ना वो किसी एक ही करेंसी में बनाओगे, वहां से फिर आगे जितनी करेंसी में मर्जी कन्वर्ट कर लो। तो जिस करेंसी में आप जनरल एंट्रीज लेजर ट्रायल बैलेंस बना रहे हो वो आपकी फंक्शनल करेंसी। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट, ये हमारा एक एग्जांपल है, ये हमने पढ़ ली थी एक दफा, फिर मैं आपको बता देता हूं। P is a Pakistan registered mining company whose shares are traded on the Pakistan Stock Exchange. Its operating activity, आगे ना लफ्ज इंपॉर्टेंट होता है, लफ्ज Its operating activities take place in gold and diamond mines of South Africa. उसकी जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हैं वो साउथ अफ्रीका में हो रही। P bought specialized mining equipment from US, invoiced in US dollar। अब यहां पर ना बहुत ज्यादा लोग लफ्ज इनवाइस से भी घबरा जाते हैं, मतलब जो आपने इक्विपमेंट खरीदा है उसने आपको जो इनवाइस भेजी है उसने किस करेंसी में भेजी है। अब तीन चीजें आ गई, तीन मुल्क आ गए, एक पाकिस्तान है, एक साउथ अफ्रीका है और एक यूएस है, तीन मुल्क है। अब सबसे पहले एक बात आपने याद रखनी है, जिस स्टॉक एक्सचेंज में आपका जो वो स्टॉक ट्रेड हो रहा है आपकी वो कौन सी करेंसी होती है, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपने उसको देनी होती है, आपने स्टॉक एक्सचेंज में एक अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट करवानी होती है, उसका पर देकर ही तो वो ट्रेड हो रही होती है ना। किसी भी कंपनी की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है स्टॉक एक्सचेंज से मिलेगी। तो जिस जगह पर आपकी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज के लिए शेयर्स के लिए रजिस्टर्ड होगी वो तो आपकी प्रेजेंटेशन करेंसी होनी है, क्योंकि हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट देनी है आपको। जिस मुल्क में ऑपरेशन हो रहा है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हो रही है, जिसमें आपका रॉ मटेरियल और लेबर का काम हो रहा है, वो आपकी कौन सी करेंसी होगी, फंक्शनल करेंसी। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी टेक प्लेस इन द गोल्ड डायमंड्स माइंस ऑफ साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका की जो भी करेंसी होगी, ऐसे साउथ अफ्रीका की जो करेंसी होती है ना वो रैंड है, RAND। साउथ अफ्रीका की करेंसी को क्या बोलते हैं, रैंड। फिर इसके अलावा रैंड के अलावा जो भी करेंसी है, अच्छा क्या फॉरेन करेंसी रुपीज भी है, वो भी है, लेकिन हम उसको बोलेंगे प्रेजेंटेशन करेंसी, क्योंकि उसका मेन रोल क्या है, प्रेजेंटेशन करेंसी, क्योंकि उसमें हमने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट करवानी है। ये आंसर आपने एक नजर पढ़ लेना। उसके बाद जो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो थोड़ा सा ये आज देखते हैं, फिर कल इसको सीखेंगे। आपके पास जो एक्सचेंज रेट है ना, आप उसके कुछ नाम देते हो। एक्सचेंज रेट कहते किसे, एक्सचेंज रेट कहते किसे, एक्सचेंज रेट कहते हैं दो डिफरेंट मुल्कों की करेंसी को, उसके जिस रेट के ऊपर उसका कन्वर्जन होना है उसे एक्सचेंज रेट कहते हैं। हमें दो रेट का साथ ताल्लुक होना चाहिए, एक स्पॉट रेट, एक क्लोजिंग रेट। बस ये दो रेट ही इस्तेमाल होंगे, स्पॉट रेट, क्लोजिंग रेट। स्पॉट रेट कहते हैं ट्रांजैक्शन डे वाला, जिस दिन ट्रांजैक्शन होती है, ट्रांजैक्शन डेट, उस दिन का जो भी रेट होगा उसे हम स्पॉट रेट बोलते हैं। क्लोजिंग रेट क्या होता है, ईयर एंड, जिस साल की हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे उस टाइम पर जो भी क्लोजिंग रेट होगा उस दिन का जो रेट होगा 31 दिसंबर 30 दिन उसे क्या बोलेंगे। अब आपको पता चल जाएगा कि हम करने क्या जा रहे। सपोज दैट हम एसेट खरीदेंगे या बेचेंगे, खरीदेंगे या बेचेंगे इस डेट को स्पॉट रेट वाले दिन, साल के एंड पे
जाहिर सी बात है रेट चेंज हो जाएगा, उस चेंज को किस तरह से डेबिट क्रेडिट करना है ना, वो हमें IAS 21 होता है। ठीक है, तो आज के लिए बस हमने इतना ही सीखना है, कल इसको डिटेल में हमने सीखना है, पढ़ना है। आपने सिंपल ये करके आना है। वैसे तो क्योंकि आप लोगों को बुक आई क्या आपकी किताब से पढ़ना है, आपने ये चीजें मैं आपको एंड पे दूंगा, पहले नहीं। ठीक है, ये समरी बन जाती है, तो एक दफा आप किताब से पढ़ के आकर ये चीजें खुद ढूंढेंगे ताकि आपकी थोड़ी अपनी स्ट्रगल लगे, फिर उसके बाद एंड पे आकर ये चीजें सारी मैंने आपको दे देनी है। टाइप्स ऑफ करेंसी आपने का तैयार करके आना है, और ये एग्जांपल और थोड़ा सा फॉरेन करेंसी के क्वेश्चन, एक्सचेंज रेट क्या होता है, स्पॉट रेट, क्लोजिंग रेट, एक्सचेंज डिफरेंस का आपने क्या करना है। ठीक है, तो बाकी इंशाल्लाह कल देखें।